नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4A का क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 को सॉल्व करेंगे। तो दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 को, तो आपका प्रश्नावली 4A कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्नावली 4A में कुल मिलाकर 13 क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आज के वीडियो के माध्यम से आपका प्रश्नावली 4A कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम लोग प्रश्नावली 4B को स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली 4B का जितना भी एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल को आप लोग लगा लीजिएगा, एक एक एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ताकि जब मैं प्रश्नावली सॉल्व कराऊँ तो आप लोग को अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन समझ में आए। क्योंकि जो एग्जाम्पल होते हैं मेरे भाई, उसका रोल बहुत ज़्यादा होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। प्रश्नावली का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर सॉल्व करेंगे तो एग्जाम्पल अगर लगाए रहेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 4A का क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। यानी कथन के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व करके द्विघात समीकरण के रूप में लिख रहे हैं, यानी द्विघात समीकरण के रूप में सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे भाई, ये क्वेश्चन पहले हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है मेरे भाई? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। एक आयताकार की बात किया है मेरे भाई। तो आयताकार कैसा होता है? ये आयताकार, ये जो मैं इमेज बना रहा हूँ, ये एक आपका आयताकार है। क्या है मेरे भाई? एक आयताकार हो गया ये। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है मेरे भाई? ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये आपका क्षेत्रफल हो गया है। तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है मेरे भाई? ये जो क्षेत्रफल है 528 वर्ग मीटर है। ठीक है मेरे भाई। ये जो आयताकार क्षेत्रफल है, इसकी जो मतलब आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई, जो ये क्षेत्रफल है, इसकी लंबाई जो बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से अधिक है, दोगुने से एक अधिक है। जो ये लंबाई है, लंबाई, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की, जो क्षेत्र की ये लंबाई हो गई मेरे भाई, ये जो मैं बनाया हूँ ये क्षेत्र की लंबाई हो गई। इसकी चौड़ाई ये होती है मेरे भाई, तो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। कितना एक अधिक है मेरे भाई? एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है मेरे भाई? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करते हैं। तो ये चीज़ें जो मैं समझाया हूँ, ये ज़रूर आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन को हल करते हैं, इस टाइप का आप लोग इमेज बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है बनाना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर हम लोग को मानना होगा, माना आयताकार भूखंड, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई। देखिए मेरे भाई, चौड़ाई और लंबाई हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हम लोग मानेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर यक्स मान लेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्या मानेंगे? यक्स मानेंगे। उसके बाद तब अब यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे? आयताकार, आयताकार भूखंड की लंबाई। ठीक है मेरे भाई, आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगा? क्या बोला है? दोगुने से एक अधिक है। क्या बोला है क्वेश्चन में? दोगुने से एक अधिक है। तो हम लोगों ने माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई यह दोगुने से एक अधिक है, यानी
2x हो जाएगा, क्योंकि दोगुने की बात किया है, एक अधिक है तो प्लस 1 हो जाएगा। अगर कम की बात करता तो -1 हो जाता, और अधिक की बात किया है तो 2x + 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये इतना हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या लिखेंगे, आगे जो होता है फार्मूला मेरे भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है मेरे भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो लंबाई हम लोगों ने क्या माना है, लंबाई हम लोगों ने माना है 2x + 1 माना है, और चौड़ाई हम लोगों ने x माना था। और क्षेत्रफल कितना दिया मेरे भाई, 528 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 528 दिया हुआ है। तो इतना दिया हुआ है, 528 दिया हुआ, तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x का मल्टीप्लाई हम लोग x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा बराबर 528 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब ये जो 528 दिया हुआ है इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे, 2x² प्लस x माइनस 528 हो जाएगा बराबर 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण हो गया है। ठीक है मेरे भाई, तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। हम लोग से क्वेश्चन में यही बोला था कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, तो हम लोगों ने द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया हुआ है, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में ये हो गया है आपका। ठीक है मेरे भाई, 13 को सॉल्व करते हैं, जो कि आपका पर्सनली 4A का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जो रोहन है उसकी माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। जो उनकी आयु का गुणनफल है मेरे भाई, यानी रोहन की आयु और उनकी माँ की आयु का गुणनफल जो है, अब से वर्तमान समय से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें बतानी है कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है मेरे भाई, रोहन की वर्तमान आयु हम लोग को ज्ञात करना है। एक बार क्वेश्चन में फिर से समझा देता हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। रोहन नाम का जो लड़का है उसकी माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल उन दोनों की, यानी रोहन की आयु और उनकी माँ की आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना रोहन की वर्तमान आयु x है। यहाँ पर लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x, तब उनकी माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x + 26 हो जाएगी। तब उसकी लिखिए, तब उसकी माँ या उसकी माँ लिखिए, उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x प्लस कितनी हो जाएगी मेरे भाई, x + 26 हो जाएगी। ऐसा क्यों है मेरे भाई, क्योंकि रोहन की जो वर्तमान आयु है वो हम लोगों ने x माना हुआ है, क्योंकि रोहन की आयु जो है वो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोगों ने x मान लिया है। तो अगर हम लोगों ने रोहन की वर्तमान आयु को x मान लिया है तो x + 26 हो जाएगा, क्योंकि रोहन से 26 वर्ष उसकी माँ बड़ी है। तो रोहन की वर्तमान आयु x + 26 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना होने के बाद अब हम लोग आगे क्या करेंगे। क्वेश्चन में बोला है 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी मेरे भाई, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x + 3 हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने रोहन की वर्तमान आयु को x माना हुआ था, तो x + 3 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु
तो 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी मेरे भाई, यक्स प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने उसकी माँ की वर्तमान आयु को यक्स प्लस 26 माना था और यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात की बात किया है तो यक्स प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा। अब जाकर के हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे भाई, हम लोगों ने जो कुछ भी माना हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। तो हम लोगों ने 3 वर्ष पश्चात रोहन की जो आयु है क्या माना है, यक्स प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे हो जाएगा यक्स प्लस 26 हो जाएगा। 26 मत करिए, यक्स प्लस 29 कर लीजिए, क्योंकि इसको ऐड कर देंगे तो 29 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 26 प्लस 3 को ऐड कर देंगे 29 आ जाएगा। 26 मत लिखिए, 29 ही आप लोग लिख लीजिए। इतना होने के बाद कितने की बात किया है, जो बोला है क्वेश्चन में, गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360 की बात किया था, यही बोला था 360 हो जाएगा। तो यक्स प्लस 3 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में यक्स प्लस 29 बराबर 360 हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु यक्स प्लस 3 हम लोगों ने माना है और 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु यक्स प्लस 26 प्लस 3 माना हुआ है। तो इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया तो क्या आ गया, यक्स प्लस 29 आ गया। अब दोनों ब्रैकेट का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 29 यक्स प्लस 3 यक्स और प्लस 9 त्रिक 27 7 और क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी 87 आ जाएगा, बराबर 360 हो जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा। 32x प्लस 87 माइनस 360 360 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। जो 360 है उसको हम लोगों ने लेफ्ट साइड लेकर चला आया तो माइनस में हो गया। अब आगे क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 यहाँ मत लिखिए, डायरेक्ट इसको माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 87 में से 360 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 10 में से 7 गया, 3 आ गया। उसके बाद यहाँ बचा 5 तो 1 हासिल, 15 में से 8 चला गया तो कितना आ गया मेरे भाई, 7 आ जाएगा और 2 बचेगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 273 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 273 हो जाएगा, तो इतना आ गया। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम लोग माइनस कर रहे हैं। 87 में से हम लोग 360 को माइनस कर रहे हैं तो माइनस 273 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आंसर, यक्स स्क्वायर प्लस 32x 32x माइनस 273 बराबर 0। तो क्या ये आपको लग रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप का है? जी हाँ, द्विघात समीकरण के रूप का है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ये द्विघात समीकरण होता है। तो ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया वो द्विघात समीकरण के रूप का है। तो हम लोग से क्वेश्चन में यही जांच करने के लिए बोला था कि मतलब लिखने के लिए बोला था कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद द्विघात समीकरण के रूप में आया हुआ है, तो ये आपका द्विघात समीकरण का रूप हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए और रिवाइज भी कर लीजिएगा। कल से हम लोग प्रश्नावली 4B को स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद।